सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे समस्त छात्र छात्राओं का मैं आरपी सर राधा रमण क्लासेज में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रिय छात्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं यह संकल्प लिया हूं कि सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट की परीक्षा में हिंदी भाषा से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों की पूर्ण सामग्री, पेडागोजी और व्याकरण की निःशुल्क उपस्थित कराऊंगा। और इसी प्रक्रिया में मैंने हिंदी भाषा का परिचय, भाषा की उत्पत्ति, भाषा की परिभाषा, भाषा का महत्व, मातृभाषा का लाभ, राष्ट्रभाषा की योग्यता, राष्ट्रभाषा हिंदी शिक्षण की समस्या और समाधान जैसे बिंदुओं पर महत्वपूर्ण सामग्री राधा रमण क्लासेज के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। प्रिय छात्रों, आप सभी इस बात से भली भांति अवगत हैं कि किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए आत्ममंथन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। आत्ममंथन से अभिप्राय स्वयं के परीक्षण से है। प्रिय छात्रों, स्वयं के परीक्षण का मतलब, स्वयं के परीक्षण का सबसे सरल सहज उपाय प्रश्नों को हल कर अपनी तैयारी को देखना है कि हमारी तैयारी किस स्तर पर है, हम कितने अपने को परीक्षाओं के लिए तैयार कर लिया हूँ। इसी बिंदु को दृष्टि में रखते हुए मैं आत्ममंथन की क्लास लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। प्रिय छात्रों, आत्ममंथन के इस क्लास में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और वर्ण संबंधित यूपी टेट, सुपर टेट के संभावित प्रश्नों की सूची लेकर के आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। प्रिय छात्रों, कुल 120 प्रश्न संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, वर्ण से संबंधित आप तक पहुंचाऊंगा। ये प्रश्न 4 वीडियो के माध्यम से आत्ममंथन की क्लास में आप तक पहुंचेंगे। फिर उसके बाद हम पेडागोजी पर वीडियो अपलोड करना शुरू करूंगा, जो विभिन्न स्तर पर हिंदी शिक्षण का उद्देश्य, विभिन्न कक्षाओं में हिंदी का पाठ्यक्रम अन्य बिंदुओं से संबंधित होगा। फिर उसके बाद बीच में हम पुनः आप का इसी तरह से वाक्य पर, तद्भव तत्सम पर 120 प्रश्न लेकर के आएंगे। तो आइए, आत्ममंथन का पहला प्रश्न, हिंदी किस एक भाषा परिवार से संबंधित है? प्रिय छात्रों, इस प्रश्न के उत्तर का मैं अभिलाषी हूँ। आपके सामने प्रश्न है, हिंदी किस एक भाषा परिवार से संबंधित है? ऑप्शन ए द्रविड़ भाषा परिवार, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिक भाषा परिवार, ऑप्शन सी भारोपीय भाषा परिवार, ऑप्शन डी चीनी तिब्बत भाषा परिवार। प्रिय छात्रों, अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप प्रश्नों को हल करिए। आप इस वीडियो के कमेंट में अपने नाम के साथ प्रश्न संख्या 1 लिखकर
उसका सही उत्तर दें। मैं आपके उत्तर का अभिलाषी हूँ। आपके उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर क्या होगा। प्रिय छात्रों, आप लोगों में से कई बच्चों ने सही उत्तर दिया है कि हिंदी भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है। इसका सही उत्तर है भारोपीय भाषा परिवार। मैं जिन छात्रों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है, कमेंट में धन्यवाद प्रस्ताव उनके नाम के साथ प्रस्तुत कर रहा हूं। आइए आज का हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, व्याकरण का प्रधान विषय है। ऑप्शन ए वर्ण, ऑप्शन बी शब्द, ऑप्शन सी अक्षर, ऑप्शन डी वाक्य। प्रिय छात्रों, इस प्रश्न का उत्तर आप प्रस्तुत करें। आपके उत्तर का मैं अभिलाषी हूँ कि प्रश्न संख्या 2 का उत्तर क्या होगा। व्याकरण का प्रधान विषय है। चलिए प्रिय छात्रों, इस प्रश्न का उत्तर भी कई बच्चों का सही आया है, कई बच्चों का गलत भी है। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। व्याकरण का प्रधान विषय शब्द है, क्योंकि संसार के समस्त व्यक्ति, वस्तु, प्राणी और उनके सभी प्रकार के संबंधों को व्यक्त करने के लिए शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। इसीलिए शब्द को व्याकरण का प्रधान विषय कहा गया है। प्रिय छात्रों, आज का अगला प्रश्न है, वाक्य प्रयोग के अनुसार शब्द के कितने भेद हैं। प्रश्न संख्या 3 है, वाक्य प्रयोग के अनुसार शब्द के कितने भेद हैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। प्रिय छात्रों, इस प्रश्न का आप सही उत्तर दें कि प्रयोग के आधार पर प्रश्न शब्द के कितने भेद बताए गए हैं। प्रिय छात्रों, प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर डी है 8, क्योंकि हम शब्द का प्रयोग संज्ञा के रूप में, सर्वनाम के रूप में, विशेषण के रूप में, क्रिया के रूप में, क्रिया विशेषण के रूप में, संबंध बोधक के रूप में, समुच्चय बोधक के रूप में और विस्मयादि बोधक के रूप में, यानी 8 प्रकार से करते हैं। प्रिय छात्रों, आज का अगला प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न आपके टेट, सुपर टेट की परीक्षाओं में कई बार पूछा है। बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 8। तो बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो प्रिय छात्रों, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट पर दें कि बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। प्रश्न आपके सामने है, ऑप्शन भी आपके सामने है। प्रिय छात्रों, प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर ए है। बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द तथा योग रूढ़ शब्द। आइए आज का हम प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, कौन एक रूढ़ शब्द नहीं है। ऑप्शन ए चिड़िया, ऑप्शन बी गुलाब,
ऑप्शन सी पर्यटक, ऑप्शन डी गौशाला। प्रिय छात्रों, इस तरह का भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आया हुआ है। आप प्रश्न का उत्तर दें। प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर क्या है? प्रिय छात्रों, कई बच्चों ने उत्तर दिया, कई का सही भी आया है, कई का गलत भी आया है। प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर गौशाला है, क्योंकि गौशाला जो है ये यौगिक शब्द है, रूढ़ शब्द नहीं है। प्रिय छात्रों, किस शब्द को रूढ़ कहते हैं, किस शब्द को यौगिक कहते हैं, किस शब्द को योग रूढ़ कहते हैं, हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा शब्द रूढ़ है, कौन सा शब्द यौगिक है, कौन सा शब्द जो है रूढ़ योग है? इसकी अगली जब मैं आपको शब्द पढ़ाऊंगा तो उस क्लास में इस पर विस्तृत चर्चा करूंगा। प्रिय छात्रों, आज का प्रश्न संख्या 6, कौन एक यौगिक शब्द नहीं है? ऑप्शन ए दही बाड़ा, ऑप्शन बी पाठशाला, ऑप्शन सी पर्यावरण, ऑप्शन डी महेश्वर। प्रिय छात्रों, प्रश्न संख्या 6 का आप उत्तर दें। प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर कुछ बच्चों का आया है और इसका सही उत्तर महेश्वर है। प्रिय छात्रों, आज का प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, कौन एक अन्य से भिन्न है? ऑप्शन ए पंकज, ऑप्शन बी मृत्युंजय, ऑप्शन सी नीलकंठ, ऑप्शन डी जलोदर। तो प्रिय छात्रों, प्रश्न संख्या 7 का उत्तर आप दें। 4 आपके सामने शब्द हैं, इनमें से कौन एक दूसरे से भिन्न है? इस प्रश्न का उत्तर किसी भी बच्चे ने नहीं दिया। प्रिय छात्रों, इस प्रश्न का उत्तर डी है, जलोदर, क्योंकि पंकज, मृत्युंजय, नीलकंठ ये तीनों शब्द बहुब्रीहि समास के शब्द हैं। ये तीनों शब्द रूढ़ योग रूढ़ शब्द हैं, जबकि जलोदर यौगिक शब्द है। प्रिय छात्रों, आज का प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, विकारी शब्द के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी अनंत। प्रिय छात्रों, इस प्रश्न का आप उत्तर लिखें, अपने नाम के साथ लिखें, प्रश्न संख्या लिखें और ए बी सी डी में से कौन सही है आप लिखें। प्रिय छात्रों, हाँ, कई बच्चों ने उत्तर दिया, सही भी दिया। विकारी शब्द के 4 भेद होते हैं। विकारी शब्द कौन होता है? जो लिंग वचन कारक के अनुसार अपने रूप को बदल लेता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। प्रिय छात्रों, हिंदी भाषा में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, यही 4 शब्द हैं जो अपने रूप को परिवर्तित कर लेते हैं। आइए प्रिय छात्रों, आज का 8 का अगला 9वां प्रश्न जो है, 9वां प्रश्न क्या आपसे कह रहा है? 9वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक विकल्प के सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा हैं? ऑप्शन ए नदियाँ, पर्वत, प्रभुत्व, ऑप्शन बी मनुष्य, नगर, बुढ़ा, ऑप्शन सी भिन्न, प्रार्थना, कठोरता, ऑप्शन डी तप, कुमार, अपनत्व। प्रिय छात्रों, प्रश्न संख्या 9 का उत्तर आप जो हैं प्रस्तुत करें। प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर क्या होगा? हाँ, कई बच्चों ने प्रश्न का उत्तर दिया। बड़ी खुशी हो रही है, आप उत्तर दे रहे हैं। आपके उत्तरों को देख करके काफ़ी जो है प्रसन्नता हो रही है।
कुछ बच्चे सही भी उत्तर दे रहे हैं, कुछ बच्चों का गलत भी आ जा रहा है। प्रिय छात्रों, ऑप्शन ए में प्रभुत्व जो है भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन सी में जो है प्रार्थना भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन डी में अपनत्व भाववाचक संज्ञा है। अर्थात ऑप्शन बी ही एक ऐसा है जिसके सभी शब्द जो है जातिवाचक के हैं। प्रिय छात्रों, आइए आज का प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक विकल्प के सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं? ऑप्शन ए बच्चा, बाजार, नदी। ऑप्शन बी छात्र, गोविंद, मोहन। ऑप्शन सी खिलाड़ी, भीड़, सभा। ऑप्शन डी एरावत, सारंग, सुरसागर। प्रिय छात्रों, जल्द से जल्दी आप उत्तर कमेंट करें, क्योंकि जितने जल्दी आप फास्ट करेंगे उतने ही जो है आप अपनी परीक्षा में भी प्रश्नों को सही तरीके से हल कर पाएंगे। हाँ, बहुत सही, बहुत सही। योगेश जी का उत्तर आ गया है, मोहन चंद का उत्तर आ गया है। बहुत सही, आपका सही उत्तर आ रहा है ए डी। प्रश्न संख्या 10 का जो है डी सही है, यानी एरावत, सारंग, सुरसागर, ये तीनों जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि एरावत इंद्र भगवान के हाथी का नाम है, सारंग कृष्ण भगवान के धनुष का नाम है, और सुरसागर सूरदास का जो है रचना है। प्रिय छात्रों, आज का अगला प्रश्न संख्या 11 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 11 देखें। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है, निम्नलिखित में कौन एक शब्द समूह अशुद्ध है? चोरों का दल, बी स्त्रियों का झुंड, सी गायों का काफिला, डी अनाज का ढेर। प्रिय छात्रों, यहाँ पर सभी समूहवाचक संज्ञा के साथ आए हुए शब्द हैं, और समूहवाचक संज्ञा का नियम है कि कुछ समूहवाचक शब्द व्यक्ति के लिए प्रयोग होते हैं, कुछ जो है पशु के लिए प्रयोग होते हैं, कुछ जो है निर्जीव वस्तु के लिए प्रयोग होते हैं, कुछ अच्छे व्यक्ति के लिए प्रयोग होते हैं, कुछ बुरे व्यक्ति के लिए प्रयोग होते हैं। प्रिय छात्रों, जब अगले वीडियो में मैं आपको संज्ञा सर्वनाम पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आपको समूहवाचक संज्ञा के प्रयोग संबंधित नियमों को अच्छी तरह से समझाएंगे। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर अभी तक किसी बच्चे का नहीं आया है। सही उत्तर जो है अनाज का ढेर है। क्यों है? जब हम लोग संज्ञा पर चर्चा करेंगे तो इस बारे में विधिवत समझेंगे। आइए आज का प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। यह भी बहुत सुंदर प्रश्न है। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। प्रिय छात्रों, फटाफट प्रश्न संख्या 12 का उत्तर कमेंट में लिखें। मैं आपके उत्तर का अभिलाषी हूँ, क्योंकि आप आत्म मंथन कर रहे हैं, और आत्म मंथन में जब तक आपका उत्तर नहीं चलेगा तब तक पता नहीं चलेगा, और जब तक आप अपना स्वयं का मंथन नहीं करेंगे, आप स्वयं का परीक्षण नहीं करेंगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, आपकी तैयारी कैसी है। और जब तक आपकी तैयारी का आभास नहीं होगा तब तक सफलता नहीं मिलेगी। तो प्रश्न संख्या 12, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। प्रिय छात्रों, अभी तक किसी का उत्तर नहीं आ रहा है। हाँ, एक बच्चे का उत्तर आ गया। मोहन जी का उत्तर आ गया। मोहन जी का उत्तर सही आया है। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार के शब्दों से बनती है, यानी जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, और क्रिया विशेषण में प्रत्यय लगाने से जो है भाववाचक संज्ञा बनती है। आइए छात्रों, आज का अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन एक भिन्न है? यानी जो 4 शब्द आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से कौन एक भिन्न शब्द है? ऑप्शन ए यौवन, ऑप्शन बी कुमार, ऑप्शन सी राष्ट्रीयता, ऑप्शन डी नेतृत्व। प्रिय छात्रों,
फटाफट उत्तर दीजिए। इसका कमेंट में लिखिए कौन सा उत्तर सही है, अपने नाम के साथ लिखिए, तभी हमें भी पता चलेगा कि कितने बच्चों का आत्म मंथन चल रहा है, स्वयं का परीक्षण चल रहा है। प्रिय छात्रों, प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर बी है, कुमार, क्योंकि यौवन, राष्ट्रीयता, नेतृत्व ये सब भाववाचक संज्ञा हैं और बी कुमार जो है ये जातिवाचक संज्ञा है। प्रिय छात्रों, आज का अगला प्रश्न है बहुत सुंदर प्रश्न, आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है। ये संभावित प्रश्नों का सूची आप तक चल रही है आत्म मंथन के माध्यम से। अहम का भाववाचक रूप है मैं, हम, अहंकार, अहम। प्रिय छात्रों, आप सही उत्तर भेजें। हाँ, आ गया, उत्तर आया। सरिता, प्रतिभा, सोनाली जी का उत्तर आ गया, सही उत्तर आया है। प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर डी है, अहम का भाववाचक रूप अहंकार है। प्रिय छात्रों, आइए आज का प्रश्न अगला 15वां प्रश्न हम देखते हैं। बहुत सही। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है राधा मोहन की रिक्त स्थान है कि अच्छी लगती है। रिक्त स्थान का उपयुक्त भाववाचक संज्ञा ले आना है आपको। भाववाचक संज्ञा यहाँ पर क्या होगा? लिखनी, लिखाई, लिखावट, लिखना। प्रिय छात्रों, सही उत्तर दीजिए इस प्रश्न संख्या 15 का। अभी हम लोग आधे पर आए हैं, आधा बाकी है और आपको महसूस हो रहा होगा कि आपका परीक्षण कैसे चल रहा है। ये आत्म मंथन का जो है प्रश्न है, ये जो है आपके स्वयं के परीक्षण का प्रश्न है। प्रश्न संख्या 15 का उत्तर आ गया। हाँ, आ गया, बहुत से बच्चों ने दिया है। सी सही है सर, बिल्कुल सही है। यह उत्तर लिखावट है, क्योंकि लिख धातु में आवट प्रत्यय लगने से भाववाचक संज्ञा का जन्म हुआ और ये सही उत्तर है। प्रिय छात्रों, आज का प्रश्न संख्या 16 बहुत सुंदर प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है ये। क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में होती है? बहुवचन पुल्लिंग, एक वचन पुल्लिंग, बहुवचन स्त्रीलिंग, एक वचन पुल्लिंग। आप इस प्रश्न का झटाझट उत्तर कमेंट में लिखो, नाम के साथ लिखो। बिल्कुल नाम भी पढ़ेंगे तुम्हारा, नाम भी बताएंगे तुम्हारा, और तुम्हारे जो है प्रश्नों की संख्या भी बताएंगे, कितने प्रश्न सही है, कितने प्रश्न गलत है। प्रिय छात्रों, प्रश्न संख्या 16 का कमेंट अभी तक नहीं आ रहा है, किसी भी बच्चे का उत्तर अभी तक नहीं आया है, अर्थात आप आत्म मंथन की परीक्षा में पीछे हट रहे हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है कि क्रियार्थक संज्ञा सदैव एक वचन पुल्लिंग होती है। ये प्रश्न पूछा गया है। आज का प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि समित व विदत शब्द हिंदी व्याकरण के अनुसार संज्ञा के भेदों की किस श्रेणी में आते हैं? आपको समित और विदत का संज्ञा बतलाना है। यह किस संज्ञा के उदाहरण है? ऑप्शन ए समूहवाचक, ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन सी जातिवाचक, ऑप्शन डी भाववाचक। प्रिय छात्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर अभी तक एक भी नहीं आया है। कोई भी आत्म मंथन के इस कक्षा में अपने को स्थापित पूर्ण रूपेण नहीं कर पा रहा है। आइए मैं ही बता दूं, क्योंकि आप लोग उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है समूहवाचक। समिति व विदत जो है वह समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण है। प्रिय छात्रों, आइए आपका एक बहुत सुंदर प्रश्न, टेट सुपर टेट के रीढ़ की हड्डी, इस तरह के प्रश्न प्रायः गलत हुए हैं, लोगों का होते हैं। राम घर गया वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए कर्ता कारक, ऑप्शन बी कर्म कारक, ऑप्शन सी करण कारक, ऑप्शन डी अधिकरण कारक। इस वाक्य में किस शब्द का जो है किस कारक का प्रयोग हुआ है? प्रश्न संख्या 18 का कोई भी छात्र अभी तक उत्तर नहीं दिया, क्योंकि आप तो पढ़े हो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, यहाँ तो कुछ है ये नहीं है, तो उत्तर दोगे कैसे? तो इसका सही उत्तर मैं ही बतला रहा हूँ, और जब कारक आपको पढ़ाऊँगा अपने क्लास राधा रमन क्लासेज के माध्यम से, तो आपको बिल्कुल बताऊँगा
कि कब बिना चिन्ह का कारक होगा और हम कैसे जानेंगे? तो इसका सही उत्तर है डी, यानी राम घर गया वाक्य में करण कारक है। अगर इसका विधिवत ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो राधा रमण क्लासेज को सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरह की वीडियो आप तक पहुँचे और तभी आपका यह प्रश्न सही भी होगा। आइए प्रश्न संख्या 19 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 19 कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन से विकल्प के सभी सर्वनाम अनिश्चयवाचक हैं? ऑप्शन ए कुछ, कोई, किसका। ऑप्शन बी किसी ने, जिसने, जिसे। ऑप्शन सी किसी का, किसी को, किन्हीं को। ऑप्शन डी जिसको, जिनको, कुछ। प्रिय छात्रों, आप इसका उत्तर कमेंट में लिखें। और अभी तक किसी का उत्तर नहीं आया, यह प्रश्न ऐसा प्रश्न है कि इसका उत्तर वही दे सकता है जिसको सर्वनाम का रूपांतरण पता होगा, और सर्वनाम के रूपांतरण का ज्ञान नहीं है तो ऐसे प्रश्न हल नहीं हो सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि टेट में, सुपर टेट में इस तरह के प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं। आप में से किसी का अभी तक उत्तर सही नहीं आया। इस प्रश्न का सही उत्तर सी है, किसी का, किसी को, किन्हीं को। ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम सारे कौन से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कुछ और कोई के परिवर्तित रूप हैं। प्रिय छात्रों, आज का प्रश्न संख्या 20 देखें। भगवान मुझे अपना ले में अपना कौन सा सर्वनाम है? इस तरह के प्रश्न तो टेट, सुपर टेट में आ रहे हैं। जैसे पिछली बार आया था कि आप भला तो जग भला में आप कौन सा सर्वनाम है? तो प्रिय छात्रों, प्रश्न संख्या 20 में भगवान मुझे अपना ले में अपना कौन सा सर्वनाम है? तो आप जान रहे हैं कि यह निजवाचक सर्वनाम है, क्योंकि आप से बना हुआ अपना, अपने, अपनी निजवाचक सर्वनाम होते हैं। इस तरह से प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है। आज का प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है, कौन एक सर्वपुरुषवाचक सर्वनाम है? कौन एक सर्वपुरुषवाचक सर्वनाम है? इस प्रश्न का आप सही उत्तर दें। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट में लिखें। अभी तक किसी का जो है उत्तर सही नहीं आ पाया है। प्रिय छात्रों, आत्म मंथन की कक्षा में आप जो है पीछे हटते हुए दिखलाई दे रहे हैं। आगे आइए, अपना नाम कमेंट में उत्तर के साथ लिखिए, तभी पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश में, भारत में कितने लोग आत्म मंथन की ओर जो है बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर है आप। आपको सर्वपुरुषवाचक सर्वनाम कहा गया है। क्यों कहा गया है, इसकी चर्चा हम जब सर्वनाम पढ़ाएंगे तो आपके सामने जो है ले आएंगे। आइए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है, संकेतवाचक सर्वनाम कहा जाता है पुरुषवाचक को, निजवाचक को, निश्चयवाचक को, अनिश्चयवाचक को। प्रिय छात्रों, इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। हाँ, आ गया प्रश्न सही उत्तर। प्रतिभा सिंह का प्रश्न सही उत्तर आया है। राधा मोहन जी का उत्तर सही आया है। सचिदानंद जी का उत्तर सही आया है। इसका सही उत्तर सी है कि निश्चयवाचक सर्वनाम को, यह वह को संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रिय छात्रों, आज का प्रश्न संख्या 23 बहुत सरल प्रश्न है। इस प्रश्न का सभी लोग उत्तर जान रहे हैं। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 13। इस प्रश्न का उत्तर मैं कमेंट में देखूं, इससे पहले आपको बता दूं कि इस प्रश्न का सही उत्तर सी है। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। प्रिय छात्रों, आज का प्रश्न संख्या 24, संज्ञा प्रतिनिधि कहा जाता है। ऑप्शन ए विशेषण को, ऑप्शन बी संज्ञा को, ऑप्शन सी क्रिया को, ऑप्शन डी सर्वनाम को।
प्रिय छात्रों, आप लोग आत्म मंथन की कक्षा में पीछे हट रहे हैं, बढ़ चढ़ करके उत्तर नहीं दे रहे हैं। हाँ, इसका उत्तर आ गया। सही उत्तर बच्चों ने दिया है। संज्ञा प्रतिनिधि सर्वनाम को कहते हैं। क्यों कहते हैं? जब आपको मैं सर्वनाम पढ़ाऊंगा तो इसका सही उत्तर आपको विवेचना करूंगा। आइए आज का प्रश्न संख्या 25 प्रश्न संख्या 25 जो है, जो कोई इधर से निकलेगा पकड़ा जाएगा में किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए संबंध का, ऑप्शन बी अनिश्चय का, ऑप्शन सी पुनरुक्ति का, ऑप्शन सी संयुक्त का। प्रिय छात्रों, प्रश्न संख्या 25 में कौन सा सर्वनाम आया है? जो कोई। यहाँ पर जो है वह संयुक्त सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, क्योंकि जब दो भिन्न सर्वनाम साथ साथ आते हैं तो उनको संयुक्त सर्वनाम कहा जाता है। प्रिय छात्रों, आज का प्रश्न संख्या 26 प्रश्न संख्या 26 कह रहा है, सर्वनाम का कौन सा कारक नहीं होता है? प्रिय छात्रों, सर्वनाम के 7 ही कारक होते हैं, 8वां कारक नहीं होता है। और 8वां कारक वो कौन है सर्वनाम का नहीं है? आप में से उत्तर किसी का नहीं आया। इसका सही उत्तर संबोधन कारक है। प्रिय छात्रों, आज का प्रश्न संख्या 27 बहुत ही सुंदर प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। यह जो है भावी यूपी टेट और सुपर टेट की परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्न सर्वनाम के लिंग निर्धारण का आधार है। यानी किस आधार पर सर्वनाम का लिंग निर्धारण किया जाता है? ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, ऑप्शन सी क्रिया, ऑप्शन डी विशेषण। प्रिय छात्रों, प्रश्न संख्या 27 का सही उत्तर दीजिए। सही उत्तर नहीं आ पा रहा है बेटा, सही उत्तर गड़बड़ा रहा है। प्रश्न संख्या 27 का सही उत्तर सी है। सर्वनाम के लिंग निर्धारण का आधार क्रिया है। क्यों है? इस पर चर्चा हम लोग जो है सर्वनाम की कक्षा में करेंगे। प्रिय छात्रों, आज का प्रश्न संख्या 28 बनते हैं हम आप कभी योगी में आप कौन सा सर्वनाम है? बिल्कुल आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बनते हैं हम आप कभी जोगी में आप कौन सा सर्वनाम है? प्रिय छात्रों, प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर बी है, निजवाचक सर्वनाम है। कैसे है, क्यों है, इससे संबंधित नियम हैं जो मैं आपको सर्वनाम की कक्षा में बतलाऊंगा। प्रिय छात्रों, प्रश्न संख्या 29 आपकी सब राह देख रहे हैं में आप कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए पुरुषवाचक, ऑप्शन बी निजवाचक, ऑप्शन सी निश्चयवाचक, ऑप्शन डी अनिश्चयवाचक। प्रिय छात्रों, प्रश्न संख्या 29 का सही उत्तर है पुरुषवाचक। कैसे है, क्यों है, इसकी चर्चा हम सर्वनाम में करेंगे। अगर आप इन सब के प्रश्नों का सटीक उत्तर व्याख्या जानना चाहते हैं तो राधा रमन क्लासेज को सब्सक्राइब करें, ताकि ये सारी व्याख्याएं आप तक पहले पहुँचे। आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 30 आप खाएं तो जग खाएं में आप कौन सा सर्वनाम है? तो इस प्रश्न में ऑप्शन ए निजवाचक, ऑप्शन बी निश्चयवाचक, ऑप्शन सी पुरुषवाचक, ऑप्शन डी प्रश्नवाचक। तो प्रिय छात्रों, आज के प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर ए है। और इस तरह से आत्म मंथन की कक्षा में हम लोग संज्ञा सर्वनाम से संबंधित 30 प्रश्न लेकर के उपस्थित हुए। इन प्रश्नों का आप लोगों ने उत्तर भी दिया, कुछ लोगों ने सही दिया, कुछ लोगों ने गलत दिया। प्रिय छात्रों, इसी तरह से 30 प्रश्नों की अगली वीडियो अल्टरनेट यानी कल के बाद परसों आत्म मंथन की कक्षा में लेकर के मैं उपस्थित हूँगा और आप लोगों के समक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, शुभकामना। आप जहाँ रहें सुरक्षित रहें, मेहनत करें, आत्म मंथन करें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें।